नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। पैसिव यूथनेशिया यानी कि सहायक मृत्यु, इच्छा से मृत्यु क्या होती है और किस प्रकार से हाल ही में ब्रिटेन में एक विधेयक पारित इस पर किया गया है। भारत में क्या परिदृश्य है पैसिव यूथनेशिया का या इच्छा मृत्यु का, इसको भी हम देखेंगे, जिसमें अरुणा शॉनबॉक का मामला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि वहाँ का लोकसभा माना जाता है, इसने टर्मिनल यानी कि टर्मिनल इलनेस, टर्मिनी इल एडल्ट्स, यानी कि ऐसे लोग जिनको इस प्रकार से बीमारी है वो वापस से कभी नहीं ठीक हो पाएंगे, वो टर्मिनली इल हैं, यानी कि उनकी जीवन की प्रत्याशा बहुत ज़्यादा कम है। इसके बिल के पक्ष में हाल ही में मतदान किया है। ये एक स्वतंत्र मतदान था जिसमें सांसदों को पार्टी लाइंस का पालन करना नहीं था, बल्कि अपने विवेक के अनुसार मतदान करना था। जनरली एक विप जारी किया जाता है जब भी एक इम्पॉर्टेंट कोई बिल आता है तो उस पर विप जारी किया जाता है, जो कि कुछ निर्देशक होते हैं, यहाँ पे निर्देश होते हैं जो देने होते हैं कि भाई अगर आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आप इसी पार्टी लाइंस पर आपको वोट देना होगा। आप अलग से अगर कुछ करते हैं तो माना जाएगा कि आप पार्टी के सदस्य नहीं हैं। पर ये एक ऐसा बिल था जिसमें व्यक्तियों को, वहाँ के एमपीज़ को अपने विवेक का इस्तेमाल करना था। आखिरकार बिल को 330 से 275 के बहुमत से समर्थन भी मिला, जिसमें 38 सांसदों ने मतदान नहीं किया था क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इसमें हाँ बोलें या ना। यह विधेयक घातक बीमारियों से जो पीड़ित रोगी हैं, इनको अपना जीवन समाप्त करने की सहायता का अनुरोध करने की अनुमति देता है। यानी कि अगर कोई अपनी इच्छा से अपने देह को त्यागना चाहता है तो वो कर सकता है, जिस तकनीक से करे वो सुरक्षित हो और साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार का दर्द ना हो, इससे संबंधित ये विधेयक था। अब विधेयक को सार्वजनिक विधेयक समिति के पास भेजा जाएगा। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर मतदान से पहले किसी भी प्रस्तावित संशोधन पर मतदान करेगी। फिर इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा जाएगा, जहां अंतिम मतदान से पहले और बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वर्तमान में किस प्रकार से इसमें स्थिति देखी गई है, सहायता प्राप्त मृत्यु वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई मरीज डॉक्टर की सहायता से अपना जीवन समाप्त कर सकता है। इच्छा मृत्यु में डॉक्टर की अधिक सक्रिय भागीदारी शामिल होती है ताकि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज का जीवन समाप्त किया जा सके। जैसे की स्थिति है, यूके में कानून किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त मृत्यु या इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा सहायता प्राप्त आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जिसके लिए 14 साल के लिए जेल भी हो सकती है। यानी कि अगर कोई डॉक्टर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको 14 साल की सज़ा भी हो सकती है। 2013 में अब तक यूके में सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देने के लिए कम से कम 3 विधेयक पेश किए ऑलरेडी जा चुके हैं। हाल के वर्षों में देश में इस मुद्दे पर एक जटिल और ध्रुवीकृत बहस भी छिड़ चुकी है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरुद्ध में बात करते हैं। जीवन के अंत की देखभाल अक्सर दर्द और लक्षण प्रबंधन के मामले बहुत कम प्रदान करती है। यानी कि ऐसे भी कभी कभी केसेस आते हैं जिसमें पैसा बहुत लग सकता है आपकी बॉडी को ठीक होने में, बट आप फिर भी ठीक ना हो पाए। उनका दावा है कि सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए कानून रोगी को मानवीय तरीके से अपने दुख को समाप्त करने का समय चुनने की अनुमति देकर या एक हद तक नियंत्रण प्रदान करेगा। यानी कि एक व्यक्ति जो जानता है कि आगे जीवन में जिस प्रकार से उसके शरीर की दुर्गति होने वाली है, उसके पास शायद उतनी वित्तीय सहायता भी नहीं होगी कि वो अपने शरीर को वापस से ठीक कर सके, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये किया जा रहा है। अपने प्रियजनों को आत्महत्या में सहायता करने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, खासकर तब जब विकलांग रोगियों की बात आती है। इस बात पर चिंता भी जताई जा चुकी है कि सहायता प्राप्त मृत्यु कानून बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों जैसे अधिक कमज़ोर वर्गों के लिए अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर या दबाव भी डाल सकता है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि सहायता प्राप्त मृत्यु के बजाय जीवन के अंत में देखभाल में सुधार पर अधिक ध्यान जाना चाहिए। इसके अलावा बिल कहता है आयु और पात्रता, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु का गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति सहायता प्राप्त मृत्यु का अनुरोध कर सकता है। रोगी की मानसिक क्षमता होनी चाहिए और उसकी बीमारी उपचार से ठीक ना होने वाली हो। यानी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स से सारे उपयोग किए जा चुके हों, कुछ भी ना बचा हो, उस प्रकार से अगर नहीं ठीक हो पा रहा है कोई व्यक्ति, सारे ट्रीटमेंट्स करवाए जा चुके हों, हर तरह की केयर की जा चुकी हो, तब भी अगर नहीं व्यक्ति बचाया जा सकता, तब शायद इच्छा मृत्यु मिल सकती है। रोगी को इंग्लैंड या फिर वेल्स में 12 महीने तक रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसी बीमारी, रोग या स्थिति जिसका उपचार संभव नहीं है और जिसकी वजह से मृत्यु होने की संभावना हो, मृत्यु की उम्मीद
6 महीने के भीतर होनी चाहिए, यानी कि ऐसा टर्मिनली इल पेशेंट है कि हाँ 6 महीने के अंतर्गत मृत्यु हो भी जाएगी। विकलांग या मानसिक विकार वाले व्यक्तियों को बाहर इसमें से रखा गया है। रोगी को समन्वयक डॉक्टर और एक अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में प्रथम घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा। समन्वयक डॉक्टर रोगी की योग्यता की पुष्टि करेगा और स्वेच्छा से अनुरोध करने की जांच भी करेगा। यदि डॉक्टर संतुष्ट हो तो यह अनुरोध एक दूसरे स्वतंत्र डॉक्टर को भी भेजा जाएगा, यानी कि ये काफ़ी स्तर से होके गुजरेगा, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। हमारे हिंदू कल्चर में तो ये भी कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है, और उसमें भी अगर हम तुरंत डिसाइड कर लें कि हमको अब जीवन अपनी नहीं इस प्रकार से बिताना है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस वजह से, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे स्तरों से इसको गुजारा जा रहा है, जो कम से कम 7 दिनों के बाद एक पुनः मूल्यांकन करेगा। स्वतंत्र डॉक्टर और समन्वयक डॉक्टर की किस प्रकार से भूमिका रहेगी, ये भी जानना जरूरी है। स्वतंत्र डॉक्टर समन्वयक डॉक्टर के आकलन से सहमत होने से इनकार कर सकता है, तो अनुरोध को दूसरे स्वतंत्र डॉक्टर के पास भेजा जा सकता है। अगर दोनों डॉक्टरों की सहमति होती है तो मामला लंदन उच्च न्यायालय भी भेजा जाएगा। उच्च न्यायालय की क्या यहाँ पे भूमिका रहेगी? न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यकताएं पूरी की गई हैं या नहीं। देखा गया है कि सारे ट्रीटमेंट खत्म हो गए हैं, देखा गया है कि व्यक्ति सच में अपना जीवन इस तरह से अंत करना चाहता है। यदि न्यायालय अनुरोध को अस्वीकार करता है तो रोगी अपील कर सकता है। यदि न्यायालय अनुरोध को स्वीकार करता है तो विचार विमर्श की दूसरी अवधि फिर से शुरू हो जाएगी। 14 दिन बाद रोगी को दूसरी घोषणा पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिलेगा, जिससे दोनों डॉक्टर को और एक तीसरी पार्टी भी देखेगी। समन्वयक डॉक्टर या नामित व्यक्ति मरीज को स्वीकृत पदार्थ उपलब्ध कराएगा, यानी कि जिस तकनीक से वो अपने जीवन को खत्म करना चाहता है वो पदार्थ को स्वयं प्रशासित करने का निर्णय और कार्य रोगी द्वारा लिया जाएगा। डॉक्टर को इसे स्वयं प्रशासित करने का अधिकार नहीं होगा। अगर बात करें इच्छा मृत्यु की, इसको हम यूथनेशिया भी कहते हैं इंग्लिश में। यूथनेशिया एक व्यक्ति द्वारा अक्सर एक लाइलाज स्थिति, असहनीय दर्द या पीड़ा से राहत पाने के लिए जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करने की प्रथा को संदर्भित करता है। यूथनेशिया 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्टिव, जिसको सक्रिय यूथनेशिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति के बॉडी में इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं जिससे उसकी लाइफ एंड हो जाए, जैसे कि कोई एक जहर से भरा इंजेक्शन। इसके अलावा पैसिव यूथनेशिया होता है, जिसको हम निष्क्रिय यूथनेशिया कहते हैं। इसमें अगर व्यक्ति एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, यानी कि वेंटिलेटर पे है, या फिर कुछ ऐसी मशीनें लगी हैं जिसकी वजह से उसकी जीवन की प्रतीक्षा बढ़ती चली जा रही है, उसको हटा देना, दवाइयों को बंद कर देना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मानी जाती है। एक्टिव यूथनेशिया में किसी पदार्थ या बाहरी बल का सहारा लिया जाता है। निष्क्रिय यूथनेशिया में उन पदार्थों का या फिर उन तकनीकों की सहायता से जिससे जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है उसको हटाया जाता है। गंभीर रूप के बीमार व्यक्ति के लिए ज़्यादातर होता है। अरुणा शॉनबर्ग मामला इसी में इम्पॉर्टेंट है। अरुणा शॉनबर्ग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2011 मामले में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक रूप से चर्चा में आया। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की इच्छा मृत्यु की याचिका स्वीकारते हुए मेडिकल पैनल गठित करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदला, लेकिन इस फैसले ने असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने की बहस को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यहाँ पे जजमेंट आया कि पैसिव यूथनेशिया, हाल ही में एक जजमेंट भी आया था कि पैसिव यूथनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ये अलाउ की जा सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस में। ये वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी भी हो सकता है। वॉलंटरी अगर पेशेंट खुद बोलता है कि उसे इच्छा मृत्यु चाहिए। अरुणा शॉनबर्ग मामला ये था कि ये लंबे समय से, कम 37 साल से अधिक समय तक ये एक वेजिटेटिव स्टेट में थी, यानी कि ये बेड रिडन थी, बेड पे पड़ी हुई थी। ये कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं पा रही थी जिससे लाइफ विद डिग्निटी हो सके, जो अनुच्छेद 21 का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट कोई एक लॉ नहीं पारित करता, ये डिबेट किया जा सकता है। यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया बोला जाता है कि अगर बच्चे से संबंधित है तो ये पेरेंट्स को लेना पड़ेगा। कोई बच्चे से संबंधित यूथनेशिया की बात है। अगर स्पाउस किसी व्यक्ति का है, पति या पत्नी, तो उसके पति या पत्नी को लेना पड़ेगा या फिर रिलेटिव्स को लेना पड़ेगा। अगर उनके एब्सेंस है तो जो व्यक्ति उनके फ्रेंड के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको लेना पड़ेगा। इन्हें हाईकोर्ट के सामने एक प्ली लेनी पड़ेगी, उसके बाद सलाहकार डॉक्टर आएंगे, फिर वो सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कौन सी और कंट्रीज़ में इसको लीगल किया गया है, यानी कि यूथनेशिया इच्छा मृत्यु ली जा सकती है। सबसे पहले नीदरलैंड, ये पहली कंट्री बनी जिसने यूथनेशिया को 2002 में लीगलाइज किया। इसके बाद मेक्सिको ने एक्टिव यूथनेशिया को इलीगल बनाया, पर 2008 से ये टर्मिनली इल पेशेंट्स को कहती है कि आप पैसिव यूथनेशिया कर सकते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड है जो कि वॉलंटरी यूथनेशिया अलाउ करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी जीवन को ख़त्म करना चाहे
तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार की सहायता ले सकता है। स्विट्जरलैंड में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूएस स्टेट्स जो ओरेगॉन, वॉशिंगटन के हैं, इन्होंने वॉलंटरी यूथनेशिया को अपनाया है। साथ ही साथ आयरलैंड में निष्क्रिय यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को अपनाया है। ठीक है, भारत में किस प्रकार से यूथनेशिया काम करता है इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब हम जानते हैं, देशों के बारे में भी देख लिया है, अब हम जानते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। नीदरलैंड्स वह देश है जिसने दुनिया में पहली बार इच्छा मृत्यु को कानूनी अनुमति दी है। स्विट्जरलैंड इच्छा मृत्यु पर प्रतिबंध लगाता है लेकिन डॉक्टर या चिकित्सा की उपस्थिति में मरने की अनुमति देता है। तो जल्दी से आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य है। धन्यवाद।